क्या होगा अगर एक ऐसी सेना हो जिसे भूख नहीं लगती, जो थकती नहीं, जिसे डर नहीं लगता और जिसे हर मरे हुए इंसान से नई ताकत मिलती हो? सोचिए, आप तलवार लेकर खड़े हैं, सामने दुश्मन है, आप उसे मार देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही दुश्मन फिर से उठ खड़ा होता है, अब पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर। यही डर, यही सन्नाटा और यही बर्फ जैसा ठंडा आतंक हमें दिखता है गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में, व्हाइट वॉकर और उनके रहस्यमयी किंग के रूप में। गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ एक फैंटेसी सीरीज नहीं थी, ये पावर, राजनीति, परिवार, धोखा और इंसानी कमजोरियों की कहानी थी। लेकिन इन सब के पीछे दूर उत्तर में एक ऐसी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी जो इन सभी राजनीतिक खेलों से परे थी। जहां किंग्स लैंडिंग में लोग आयरन थ्रोन के लिए लड़ रहे थे, वही असली खतरा दीवार के उस पार पनप रहा था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा आयरनी था। इंसान आपस में लड़ते रहे, जबकि मौत की सेना चुपचाप तैयार होती रही। व्हाइट वॉकर को अगर सिर्फ जॉम्बी समझ लिया जाए तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। वे सिर्फ बेमकसद लाशें नहीं थे, वे एक संगठित, रणनीतिक और ठंडी सोच वाली ताकत थे। उनके पास अपना लीडर था, जिसे हम नाइट किंग के नाम से जानते हैं। उसका चेहरा भावहीन, आंखें बर्फीली नीली और उसकी मौजूदगी ही तापमान गिरा देती थी। लेकिन असली सवाल यह है, वो था कौन और उसका मकसद क्या था? सीरीज में हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हजारों साल पहले जब वेस्टेरोस में पहले इंसान आए, तब जंगल के प्राचीन जीव, चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट, उनसे अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी संघर्ष में उन्होंने एक इंसान को पकड़कर उसके सीने में ड्रैगन ग्लास घूमकर उसे एक नए अस्तित्व में बदल दिया। वही पहला व्हाइट वॉकर बना। यानी नाइट किंग किसी और दुनिया का दानव नहीं था, वो कभी इंसान था। यही ट्विस्ट इस कहानी को और भी गहरा बना देता है। सोचिए, जिसे एक हथियार की तरह बनाया गया हो, क्या वो कभी अपने अस्तित्व का बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा? क्या वो सिर्फ अपने निर्माताओं का दुश्मन रहेगा या पूरी इंसानियत का? सीरीज हमें साफ जवाब नहीं देती, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहती है। नाइट किंग का मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, उसका मकसद यादों को मिटाना था। थ्री आइड रेवेन को मारना, इतिहास को खत्म करना, यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह सभ्यता के खिलाफ हमला था। व्हाइट वॉकर की सबसे खतरनाक ताकत थी उनकी राइज करने की क्षमता। एक लड़ाई में जितने लोग मरते, उनकी सेना उतनी ही बड़ी हो जाती। हार का मतलब उनके लिए जीत था। हार्डहोम का दृश्य याद कीजिए, जब हजारों जंगली लोग मारे गए और नाइट किंग ने बस अपने हाथ उठाए और पूरी लाशों की भीड़ नीली आंखों के साथ खड़ी हो गई। वो सीन सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स नहीं था, वो एक मैसेज था। मौत उनके लिए अंत नहीं, शुरुआत थी। और यही कारण है कि व्हाइट वॉकर का खतरा अलग था। सर्सी, टाइविन, डेनेरिस, जॉन स्नो, ये सब इंसान थे जिनके अपने एजेंडा, भावनाएं और कमजोरियां थी। लेकिन नाइट किंग, वो बिना बोले, बिना मुस्कुराए, बिना गुस्सा दिखाए आगे बढ़ता रहा। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब वो ड्रैगन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो साफ हो जाता है कि अब खेल का स्तर बदल चुका है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है, व्हाइट वॉकर दिन की रोशनी में कम दिखते हैं। वे ठंड, अंधेरे और लंबी रात के प्रतीक हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में बार बार कहा जाता है, विंटर इज कमिंग। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं थी, ये चेतावनी थी कि एक ऐसा दौर आने वाला है जब उम्मीद कम होगी, जब इंसानियत की परीक्षा होगी। और शायद इसी वजह से ये कहानी दर्शकों के दिल में इतनी गहराई तक उतर गई। हम सब अपनी जिंदगी में छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे रहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, परिवार की समस्याएं, पैसे की चिंता। लेकिन कभी कभी असली खतरे कहीं और होते हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी यही हुआ। जब तक लोगों को एहसास हुआ कि व्हाइट वॉकर असली दुश्मन है, तब तक वे दीवार तोड़ चुके थे। लेकिन क्या नाइट किंग सिर्फ एक खलनायक था, या वह इंसानों की गलतियों का परिणाम था? अगर उसे बनाया ही इसलिए गया था कि वो एक हथियार बने, तो क्या पूरी जिम्मेदारी उसी की है या उन लोगों की जिन्होंने उसे बनाया? यही नैतिक सवाल इस कहानी को साधारण फैंटेसी से कहीं ऊपर ले जाता है। और असली रहस्य तो अभी बाकी है। नाइट किंग की असली रणनीति क्या थी? उसने सीधे हमला क्यों नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे इंतजार क्यों किया? क्या वह सिर्फ मारना चाहता था या किसी बड़े संतुलन को बदलना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो जीत जाता तो दुनिया कैसी दिखती?
अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि व्हाइट वॉकर की ताकत कैसे काम करती थी, उनकी सेना कैसे बनती थी और नाइट किंग की रणनीति इतनी खतरनाक क्यों थी कि सातों राज्यों की राजनीति एक पल में बेमानी हो गई। असली खेल, असली दाव और असली मकसद, कहानी अब और गहरी होने वाली है। जब हम व्हाइट वॉकर को देखते हैं तो पहली नजर में लगता है कि ये बस एक बर्फीली राक्षसी सेना है जो सब कुछ खत्म करना चाहती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उनकी हर चाल में एक पैटर्न, एक सिस्टम और एक अजीब सी प्लानिंग दिखाई देती है। वे बिना वजह हमला नहीं करते, वे इंतजार करते हैं मौसम बदलने का, हालात सही होने का और इंसानों की गलतियों का। दीवार हजारों साल से खड़ी थी, सिर्फ पत्थर और बर्फ की नहीं बल्कि जादू की भी बनी हुई। इसका मतलब साफ है, व्हाइट वॉकर इसे पार नहीं कर सकते थे जब तक कि उन्हें कोई रास्ता न मिले। इसलिए उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, उन्होंने पहले अपनी सेना बढ़ाई। हर छोटे गांव, हर खोई हुई लड़ाई, हर लाश को अपनी ताकत बना लिया। उनकी रणनीति बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक थी। लड़ाई मत जीतो, दुश्मन को खत्म होने दो। हार्डहोम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां हजारों जंगली लोग थे जो इंसानों की तरह जी रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन नाइट किंग ने तुरंत हमला करके उन्हें खत्म नहीं किया। पहले उसने उन्हें एक जगह इकट्ठा होने दिया, फिर हमला किया और फिर उन्हें अपनी सेना बना लिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये दुश्मन की आबादी को अपने हथियार में बदलना था। सोचिए, अगर आपका हर सैनिक मरकर दुश्मन का सैनिक बन जाए तो युद्ध जीतने का मतलब क्या रह जाता है। व्हाइट वॉकर की ताकत सिर्फ संख्या नहीं थी बल्कि नियंत्रण था। नाइट किंग अपने हाथ के एक इशारे से हजारों व्हाइट्स को चला सकता था। वे दर्द नहीं महसूस करते, डरते नहीं, पीछे नहीं हटते और सबसे खतरनाक बात, उन्हें मारना मुश्किल था। आम तलवार उन पर असर नहीं करती, सिर्फ ड्रैगन ग्लास और वैलेरियन स्टील ही उन्हें खत्म कर सकता था। यानी इंसानों के पास हथियार बहुत कम थे और दुश्मन लगभग अनंत। यही वजह है कि दीवार के पार रहने वाले नाइट्स वॉच हमेशा चेतावनी देते थे। लेकिन साउथ में लोग इसे कहानी समझते रहे। उन्हें लगा ये बस डराने की बात है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे असली दुनिया में हम कई बार आने वाले खतरे को अभी नहीं होगा कहकर टाल देते हैं। फर्क बस इतना था कि यहाँ खतरा धीरे धीरे सेना बनाता जा रहा था। अब सवाल आता है, नाइट किंग की असली प्लान क्या थी? अगर वो चाहता तो पहले ही हमला कर सकता था, लेकिन उसने इंतजार किया क्योंकि उसे एक चीज चाहिए थी, ड्रैगन। दीवार सिर्फ जादू से नहीं बल्कि एक खास शक्ति से सुरक्षित थी। उसे तोड़ने के लिए वैसी ही शक्ति चाहिए थी। और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने डेनेरिस के ड्रैगन को गिराया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। यह सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक पल में बैलेंस बदल गया। जो ड्रैगन इंसानों की सबसे बड़ी उम्मीद थे, वही अब उनकी सबसे बड़ी तबाही बन गए। और यही नाइट किंग की असली चाल थी। वो लड़ाई नहीं जीत रहा था, वो हालात बदल रहा था। पहले सेना बनाई, फिर हथियार हासिल किया और आखिर में दीवार तोड़ दी। यहां एक और दिलचस्प चीज दिखती है, व्हाइट वॉकर हमेशा चुप रहते हैं। वे बात नहीं करते, धमकी नहीं देते, भाषण नहीं देते। उनकी भाषा सिर्फ एक्शन है। ये उन्हें और डरावना बनाता है क्योंकि इंसान दुश्मन को समझकर उससे लड़ सकता है, लेकिन एक ऐसी ताकत से कैसे लड़े जिसे आप समझ ही नहीं पाते। और यही वजह है कि जब जॉन स्नो लोगों को समझाने की कोशिश करता है तो कोई विश्वास नहीं करता। राजनीति, सत्ता और अहंकार लोगों को अंधा कर देते हैं। हर कोई सोचता है कि उसका दुश्मन सामने बैठा इंसान है, जबकि असली दुश्मन उत्तर से आ रहा होता है। अगर आपको अभी तक का हिस्सा इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि इस खतरे ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया और क्यों ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि इंसानियत के भविष्य की बन गई। दीवार टूटने के बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब ये किसी एक राज्य की लड़ाई नहीं रही, ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या व्हाइट वॉकर सिर्फ विनाश चाहते थे या वे किसी प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा थे? क्योंकि इतिहास में हर बड़ी ताकत किसी कारण से पैदा होती है और शायद इस कहानी में भी बर्फ और मौत का आना किसी गलती का परिणाम था। इंसानों की गलती या प्रकृति का नियम? आगे हम देखेंगे कि इस सेना के आने से अलग अलग किरदारों की जिंदगी कैसे बदल गई और अगर ये जीत जाते तो दुनिया का भविष्य कैसा होता। दीवार टूटने के बाद कहानी अचानक बहुत पर्सनल हो जाती है। पहले तक ये खतरा दूर था,
नक्शे के एक कोने में मौजूद। लेकिन अब वो हर शहर, हर घर और हर इंसान की तरफ बढ़ रहा था। अब फर्क नहीं पड़ता था कि कोई किंग है, क्वीन है, सैनिक है या आम किसान, सब एक ही कतार में खड़े थे। गेम ऑफ थ्रोन्स की सबसे बड़ी सच्चाई यही सामने आती है कि आखिर में सभी की मंजिल एक ही है, जिंदा रहना। विंटरफेल की लड़ाई सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये पूरी सीरीज का भावनात्मक केंद्र बन गई। सालों से दुश्मन रहे लोग एक साथ खड़े थे, नॉर्थ और साउथ, जंगली और लार्ड, ड्रैगन और तलवार, सब एक ही दुश्मन के सामने। ये वही दुनिया थी जहां पहले लोग एक कुर्सी के लिए लड़ते थे और अब सांस लेने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। कई किरदार जिन्हें हम मजबूत समझते थे डरते दिखे, और जो कमजोर लगते थे वे सबसे बहादुर निकले, क्योंकि जब दुश्मन मौत हो तब साहस का मतलब बदल जाता है। व्हाइट वॉकर की सेना का असर सिर्फ शारीरिक नहीं था, मानसिक भी था। सोचिए, जब आपको पता हो कि अगर आप मरेंगे तो आपके दोस्त ही आपको मारने पर मजबूर होंगे क्योंकि आप खुद दुश्मन बन जाओगे, तब युद्ध का डर अलग स्तर का हो जाता है। यही वजह है कि विंटरफेल की रात में हर चेहरा आखिरी रात जैसा लग रहा था। लोग जीतने के लिए नहीं बल्कि कुछ बचाने के लिए लड़ रहे थे, यादें, रिश्ते और उम्मीद। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी है। नाइट किंग का असली टारगेट सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, उसका निशाना था थ्री आइड रेवेन, यानी यादों का संरक्षक। अगर वो खत्म हो जाता तो इतिहास खत्म हो जाता। इसका मतलब साफ है, ये युद्ध जमीन के लिए नहीं, पहचान के लिए था। अगर यादें नहीं रहेंगी तो इंसान और वाइट में फर्क ही क्या बचेगा। अब जरा सोचिए, अगर नाइट किंग जीत जाता तो दुनिया कैसी होती? न कोई राजनीति, न लालच, न धोखा, लेकिन न प्यार, न दोस्ती, न परिवार भी। एक शांत, ठंडी, बिना भावना की दुनिया। कई मायनों में ये डरावनी होने के साथ अजीब तरह से व्यवस्थित भी होती। कोई अपराध नहीं, कोई युद्ध नहीं, क्योंकि कोई इंसान ही नहीं। यही इस कहानी का फिलोसॉफिकल पहलू है कि कभी कभी पूर्ण शांति की कीमत जीवन खुद होता है। शॉर्ट टर्म में व्हाइट वॉकर ने इंसानों को एकजुट कर दिया। जो लोग कभी साथ नहीं आ सकते थे वे साथ आए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चेतावनी थी, अगर इंसान अपने छोटे छोटे झगड़ों में उलझा रहेगा तो असली खतरे को देर से पहचानेगा। यही पैटर्न असली दुनिया में भी दिखता है। जलवायु, टेक्नोलॉजी, युद्ध, बड़े खतरे हमेशा धीरे धीरे आते हैं और हम तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक बहुत देर न हो जाए। और शायद इसी वजह से व्हाइट वॉकर इतने यादगार विलेन बने। वे चिल्लाते नहीं, वे बदला लेने की बात नहीं करते, वे बस आते हैं प्रकृति की तरह, सर्दी की तरह, और याद दिलाते हैं कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ ताकतें उससे बड़ी होती है। यही कहानी हमें एक और सवाल देती है, क्या नाइट किंग सिर्फ राक्षस था या वो इंसानों के अहंकार का परिणाम था? अगर उसे हथियार बनाकर पैदा ही न किया जाता तो क्या यह सब होता? यानी असली दुश्मन शायद वही था जिसने पहली बार डर से जन्मी हिंसा को सही ठहराया। आखिर में विंटरफेल की जीत सिर्फ तलवारों की नहीं थी, समझ की थी। लोगों ने देर से सही लेकिन असली दुश्मन पहचान लिया। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी सबसे जरूरी लड़ाई वो होती है जिसे हम सबसे देर से समझते हैं। अब सवाल बचता है, इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या था? क्या व्हाइट वॉकर सिर्फ एक खतरा थे या एक मैसेज? और आखिर में उनकी हार हमें क्या सिखाती है? जब हम पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि व्हाइट वॉकर सिर्फ एक फैंटेसी दुश्मन नहीं थे, वे एक प्रतीक थे, बर्फ, अंधेरा और मौत का प्रतीक। लेकिन उससे भी ज्यादा वे इंसानी भूलों का नतीजा थे। एक ऐसी ताकत जिसे डर से पैदा किया गया, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, और फिर वही ताकत कंट्रोल से बाहर हो गई। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। शुरुआत में सबको लगा असली खेल आयरन थ्रोन का है, कौन राजा बनेगा, किसका राज चलेगा, किसकी सेना मजबूत है। लेकिन धीरे धीरे साफ हुआ कि सत्ता की ये लड़ाई अस्थायी है, असली लड़ाई अस्तित्व की थी। और ये फर्क समझने में इंसानों को बहुत देर लग गई। जब तक दीवार टूटी तब तक समय बहुत कम बचा था। यही पैटर्न हमें एक गहरी सीख देता है। कई बार हम जिंदगी में छोटी जीतों में इतने उलझ जाते हैं कि बड़ी हार की आहट सुनाई ही नहीं देती। नाइट किंग का किरदार दिलचस्प इसलिए भी था क्योंकि वो बोलता नहीं था। उसके पास कोई लंबा मोनोलॉग नहीं था, कोई इमोशनल स्पीच नहीं थी।
उसकी खामोशी ही उसका मैसेज थी। वो भावनाओं से परे था और शायद यही उसे इतना खतरनाक बनाता है। इंसान को हराने के लिए गुस्से या नफरत की जरूरत नहीं होती, बस ठंडी रणनीति काफी है। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने इंतजार किया, सेना बनाई, सही मौके का इंतजार किया और फिर सबसे मजबूत दीवार गिरा दी। लेकिन क्या उसकी हार अचानक थी? इस पर आज भी बहस होती है। कुछ लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी ताकत का अंत बहुत जल्दी हो गया। कुछ मानते हैं कि यही कहानी का पॉइंट था, कि चाहे दुश्मन कितना भी अजय क्यों न लगे, एक कमजोर सा दिखने वाला इंसान भी उसे खत्म कर सकता है। आर्या का अंतिम वार सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं था, वो उम्मीद का प्रतीक था कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी काफी होती है। अगर हम इसे और गहराई से देखें तो व्हाइट वॉकर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि डर से पैदा हुई हिंसा हमेशा भविष्य में और बड़ा खतरा बन सकती है। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने अपने बचाव के लिए एक हथियार बनाया, लेकिन वही हथियार सदियों बाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। यानी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कभी कभी लॉन्ग टर्म डिजास्टर बन सकते हैं। यहां एक और परत है। नाइट किंग का लक्ष्य था थ्री आइड रेवन को खत्म करना, यानी यादों को मिटाना। इसका मतलब यह हुआ कि असली शक्ति तलवार या ड्रैगन में नहीं, बल्कि कहानी और इतिहास में है। अगर इतिहास खत्म हो जाए तो पहचान खत्म हो जाती है, और जब पहचान खत्म हो जाए तो इंसान और व्हाइट में फर्क क्या रह जाता है? शायद इसी वजह से कहानी बार बार याद दिलाती है कि अपनी गलतियों को भूलना सबसे बड़ा खतरा है। आखिर में व्हाइट वॉकर की हार के बाद भी दुनिया में शांति नहीं आई। राजनीति फिर शुरू हो गई, सत्ता की लड़ाई फिर लौट आई। ये एक कड़वी लेकिन सच्ची बात है। इंसान बाहरी खतरे से तो एकजुट हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक एकता बनाए रखना मुश्किल है। यही इस सीरीज की रियलिस्टिक ताकत थी। ये परफेक्ट फेरीटेल एंडिंग नहीं देती, बल्कि इंसानी स्वभाव को वैसे ही दिखाती है जैसा वह है। तो असली सवाल आपसे है, क्या व्हाइट वॉकर सिर्फ एक काल्पनिक दुश्मन थे, या वे हमारे अंदर मौजूद उस ठंडे हिस्से का प्रतीक है जो लालच, डर और सत्ता के लिए सब कुछ मिटा सकता है? अगर विंटर इज कमिंग एक चेतावनी है, तो क्या हम अपनी दुनिया में आने वाली सर्दियों को समय रहते पहचान पाते हैं? अगर आपको यह पूरा टॉपिक का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।